नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एग्री ट्यूटोरियल में। और जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण किसानों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में भी कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उससे हम कैसे निपट सकते हैं। मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे इस जलवायु परिवर्तन से होने वाला जो भी नुकसान है या चुनौतियां हैं उनसे हम निपट सकते हैं। तो अब हम देखेंगे आज बेसिकली कि आखिर उस जलवायु परिवर्तन होने के बावजूद भी हम वो क्या क्या तरीके हैं जिनका यूज करके हम अच्छी उपज ला सकते हैं अपने खेतों में। तो चलिए हम देखते हैं। कृषि संबंधित निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित ही अच्छी उपज ली जा सकती है। जैसे बीज का चयन, उसमें सबसे पहला चीज है बीज का चयन। देखिए, उत्तम बीज कृषि का आधार होता है और उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि कुल उपज का 20 से 25% अधिक उत्पादन केवल अच्छे बीजों के उपयोग से बढ़ाया जा सकता है। यदि हमारे पास कृषि के सभी साधन यथा अच्छी भूमि, पर्याप्त जल, खाद, कीटनाशी इत्यादि हो पर अच्छे बीज न हो तो संतोषजनक उत्पादन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए किसान भाई से ये अनुरोध है कि बेसिकली आप जब भी मतलब खेतों में किसी भी चीज की बुआई करें, किसी भी चीज की खेती करें, तो सबसे पहले आप उत्तम बीज का चुनाव करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उत्तम बीज का चुनाव नहीं करेंगे तो चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आप कितना भी अच्छा से खेती कर लें, चाहे वो कितनी भी अच्छे से सिंचाई कर लें या जो भी चीजें उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए देना हो वो दे दें, अगर आप अच्छी बीज का चुनाव नहीं करते हैं, अच्छी बीज का बुआई नहीं करते हैं, तो वो अपने आप 20 से 25% उत्पादन आपका कम हो जाएगा। तो सबसे पहला अच्छा तरीका कौन सा है कि हम उत्तम बीज का चुनाव करें। ठीक है, अब देखिए, इसलिए बीजों का चुनाव करते समय कृषक बंधु निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। वो कौन कौन से बातें हैं? उन्नत प्रजाति के बीज। जब भी हम बीज जिस चीज की उपज कर रहे हैं, जिस चीज की उपज करना चाहते हैं किसान, तो उसके बीज को जो भी उसके बीज लें वो उन्नत प्रजाति के हो, दैट इज हाई क्वालिटी की हो। जब भी किसान बीज का चुनाव करे तो अच्छी प्रजाति के बीज लें। ये अच्छे एवं अधिक उत्पादन देकर लाभ में बढ़ोतरी करते हैं। अब दूसरी कौन सी बात है जिसपे किसानों को ध्यान देनी चाहिए ताकि इस जलवायु परिवर्तन के समय में अच्छी उपज ला सके? तो दूसरा उसमें क्या है? प्रमाणित बीज। देखिए, प्रमाणित बीजों की अनुवांशिकता शुद्धता, भौतिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता तथा बढ़वार उचित एवं अच्छी होती है। ठीक है, प्रमाणित बीज के थैलों पर इन समस्त पहलुओं का उल्लेख रहता है जिससे आप पूरी तरह आश्वस्त होकर इन बीजों को अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो भी बीज हम लगा रहे हैं तो वो बीज प्रमाणित होने चाहिए। तो जब भी हम बीज लें तो वो प्रमाणित बीज लें। अब देखिए, स्वस्थ बीज स्वस्थ होने चाहिए। प्रतिकूल मौसम एवं भंडारण के कारण बीजों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसलिए आप अपने घर के बीज अगर लगा रहे हो या किसी उत्पादक से बीज लेकर लगा रहे हो तो ध्यान रखिए कि बीज स्वस्थ हो। ठीक है, स्वस्थ बीजों से स्वस्थ पौधे होंगे और उत्पादन भी अच्छा होगा। अगर बीज ही आप स्वस्थ नहीं लगाएंगे, फिर वही बात आ गई जो कि बीज का चयन करने के विषय में बताया था कि अगर आप स्वस्थ बीज नहीं लगाते हैं तो चाहे आप कितना भी देखभाल कर लें, कितनी भी अच्छी चीजें लगा लें उनके उत्पाद को बढ़ाने के लिए, तो वो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो स्वस्थ बीज लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अच्छी अंकुरन क्षमता। प्रमाणित बीजों के थैलों पर अंकुरन क्षमता अंकित रहती है, फिर भी अंकुरन क्षमता की जांच बीज बोने से पहले कर लें। घर के बीज लगा रहे हैं, मतलब घर में अगर आप बीज रखे हैं अपने घर में, तो अगर वो बीज लगा रहे हैं तो यह नितांत आवश्यक होता है कि आप उसको पहले उसके अंकुरन क्षमता को जांच कर लें। इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 से 4 जगह 100 की संख्या में बीज लेकर उन्हें अलग अलग भिगोकर पेपर, कपड़े इत्यादि के बीच अंकुरन के लिए रखें। अंकुरन का औसत निकाल कर देखें। यदि यह 85% से अधिक हो तो उसे अच्छी तरह से समायोजित करके ही सही बीज दर पर बुआई करें। ठीक है, इससे पौधों की संख्या उचित होगी और उत्पादन भी। अब देखिए, खरपतवार रहित बीज। जब भी हम बीज का चुनाव करें, हम अपने उपज के लिए, अपने खेतों में बुआई के लिए, तो हम ये ध्यान रखें कि उस बीज में खरपतवार नहीं हो। मतलब वैसे बीज जो खरपतवार वाले बीज हो वो नहीं हो उसमें। कहने का मतलब है, सपोज मान लिया हम गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, तो हम सपोज मानिए कि गेहूं के बीज हम ले जा रहे हैं बुआई करने, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि उस गेहूं के बीज में कुछ ऐसे बीज तो नहीं है कि जो खरपतवार वाले बीज है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, प्रायः प्रमाणित बीजों में खरपतवार के बीज नहीं होते हैं। ठीक है, फिर भी हम आश्वस्त हो लें।
कि उसमें है या नहीं। घर के बीज हो तो भंडारण के समय ही साफ सफाई करके रखें। यदि नहीं रखा गया तो बीज की बुआई के समय सूप चलनी या सफाई की किसी विधि से साफ कर लें। खरपतवार के बीज छोटे होने के कारण अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ये प्रारंभ में से ही खेतों में उगकर अनेक प्रकार के फसलों के साथ स्पर्धा करते हैं और उत्पादन में कमी लाते हैं। अब देखिए क्षेत्र विशेष के बीजों का ध्यान। कुछ बीज उन्नत प्रजाति के हो सकते हैं पर आपके क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त हो यह जरूरी नहीं है। हाँ देखिए, किसान भाई को इस बात पे भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में, मतलब आपका गांव या इलाका जहां पे आप खेती करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में किस तरह का मौसम है, किस तरह की जलवायु है या किस तरह की मिट्टी है, तो उस मिट्टी या जलवायु के लिए कौन सा बीज उन्नत है वैसा बीज ही लेना चाहिए। ठीक है, तो बीज लेते समय हमें क्षेत्र विशेष के बीजों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा होगा कि मान लीजिए आप बहुत अच्छी क्वालिटी की बीज है, उसकी उपज बहुत अच्छी होती है, लेकिन मान लीजिए वो बीज आप लेकर आ गए लेकिन आपके क्षेत्र में उसकी उपज अच्छी नहीं हो रही है, तो इसलिए हमें क्षेत्र विशेष बीज पर भी ध्यान देना होगा। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कुछ बीज उन्नत प्रजाति के हो सकते हैं पर आपके क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बीज की उपज अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग जलवायु में, अलग अलग जहाँ पे मौसम अलग अलग है उनमें अलग अलग बीज की आवश्यकता होती है उनकी अच्छी उपज के लिए। तो कभी कभी किसान बाहर के क्षेत्रों में अच्छी पैदावार दे रहे बीज ले आते हैं। यदि ऐसा करना है तो प्रारंभ में थोड़े से बीज क्षेत्र में लगाकर उत्पादन क्षमता की जांच की जा सकती है। अक्सर ऐसे बीजों को असफल होते देखा गया है। क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त बीजों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विभाग और कृषि पदाधिकारियों से ली जा सकती है। उत्कृष्ट बीजों की उपलब्धता कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्रों, राजकीय बीमा निगम, राष्ट्रीय बीज निगम तथा पंजीकृत बीज विक्रेताओं के पास हो सकती है। अब देखिए एक और तरीका क्या है कि इस जलवायु परिवर्तन के समय में, इस जलवायु परिवर्तन होने के बावजूद हम अच्छे उपज कैसे ला सकते हैं, उसमें एक और तरीका क्या है कि बुआई से पहले हम बीज का उपचार कर लें। देखिए नन्हे बच्चों को अनेक रोगों से जैसे बचाने के लिए हम समय समय पर टीका लगवाते हैं, जैसे आप गांव में देखे होंगे। इससे क्या होता है, उनमें रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। ठीक उसी प्रकार हम बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम उसको उपचारित कर देंगे तो उसमें ऑलरेडी अलग अलग रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी। तो यदि हम बुआई से पूर्व इन बीजों को उपचारित कर दें तो उन बीजों से उत्पन्न पौधे संक्रमण और रोग मुक्त हो सकते हैं। बीज क्या है, वह भी तो नन्हे पौधे हैं। नन्हे पौधों को समेटे एक जीवन ही है, ठीक है, जो कि भविष्य में बड़े और उत्पादक पौधे बनते हैं। अब देखिए बीज उपचार प्रक्रिया में जिन मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए वे निम्नलिखित है। मतलब वो कौन कौन से बात है जो हमें बीज को उपचारित करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। उचित दवा, सभी फसलों के लिए अलग अलग दवाएं निर्धारित है। मतलब अलग अलग फसल के बीजों के लिए, उनको उपचार के लिए, उनको उपचारित करने के लिए अलग अलग दवाएं हैं। जैसे धान के लिए इमिशन 6 और बेमिस्टिन। ठीक है, तो धान के लिए कौन सी दवाएं हैं जिनसे हम उसके बीज को उपचारित कर सकते हैं बुआई से पहले, इमिशन 6 या वेमिस्टिन। ठीक है, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार गेहूं के लिए वीटावैक्स या बैमिस्टिन। ये दवाइयां हैं जिनसे हम गेहूं की बीजों को उनके बुआई से पहले उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद चना, मसूर, मटर, खेसारी, अरहर इत्यादि के लिए थीरम या कैप्टन, ये दवाएं से हम उसको उपचारित कर लें। तो मक्का, सरसों, राई के लिए कैटाफ आदि का उल्लेख किया जा सकता है। कभी कभी किसान बची हुई दवाइयों से किसी अन्य फसल के बीज उपचारित कर देते हैं जो कि कारगर नहीं होता है, क्योंकि सभी फसलों को उपचारित करने के लिए दवा अलग अलग होता है। तो किसी भी चीज की हम बुआई कर रहे हैं, किसी भी फसल का हम उपज करना चाहते हैं तो उसके बीज को सबसे पहले हम क्या कर लें, उचित दवाओं का इस्तेमाल करके उसको उपचारित कर लें। उससे क्या होगा कि वो रोग मुक्त हो जाएंगे, मतलब पहले से ही बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें पैदा हो जाएगी। अब देखिए उचित मात्रा, तो बीज को उपचारित करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, हमें उचित दवाओं का ध्यान रखना है। मतलब अलग अलग बीजों के लिए अलग अलग दवाएं आती हैं उनको उपचारित करने के लिए, तो इस पे ध्यान रखना है। और उचित मात्रा कहने का मतलब है जिन दवाओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बीज को उपचारित करने के लिए, ऐसा नहीं है कि जितना मात्रा में चाहे हम उतने मात्रा से उपचारित कर दें। उसकी एक उचित मात्रा है, उसी मात्रा से
मतलब उसी के अनुसार ही आप उपचारित करें। जैसे सभी फसलों के लिए दवाओं की मात्रा अलग अलग होती है, यह 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक हो सकती है। ज्यादातर दवाओं में यह 2 ग्राम होती है। यह मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से होती है। कहने का मतलब है 1 किलोग्राम अगर बीज को आप उपचारित कर रहे हैं तो उसमें 1 से 2 ग्राम तक ही ये उपचारित करने वाले दवाओं का इस्तेमाल करें। अब देखिए इनको उपचारित करने की विधि क्या है। किसी भी कृषि कार्य, अब हम देखेंगे बेसिकली इन दवाओं से बीज को उपचारित करने की उचित विधि क्या है। किसी भी कृषि कार्य के लिए उचित विधि का निर्धारण किया गया है। यह निर्धारण अनेक प्रयोगों के बाद ही अनुशंसित किया जाता है। दवाओं से बीज उपचार करने के लिए फसल बुआई के 6 से 8 घंटे पहले छांव में बीज को सुखाकर ही बुआई करनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखें कि दवाओं से बीज उपचार करने के लिए फसल बुआई के 6 से 8 घंटे पहले छांव में बीज को सुखाकर ही बुआई करनी चाहिए। यदि हम दलहनी फसलों की बीज उपचार की बात करें जहां कटवर्म दैट इज कछुआ कीट की समस्या हो, तब एक नियम FIR को याद रखना चाहिए। FIR से ज्यादातर लोग परिचित होंगे। F यानी फंजीसाइड दैट इज फफूंदनाशक, I यानी इंसेक्टिसाइड्स दैट इज कीटनाशक, तथा R यानी राइजोबियम कल्चर। ठीक है, इसी क्रम के बीजों को उपचारित करना चाहिए। चना और मसूर के लिए 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम थीरम या कैप्टन मिलाना चाहिए। इसके लिए बीज को फर्श या पॉलीथीन पर छांव में फैला दें, हल्का पानी छिड़के, उसके बाद पाउडर को भुरके, फिर हाथ में दस्ताने पहनकर या पॉलीथीन बांधकर अच्छी तरह से मिलाएं और छांव में सूखने दें। 6 घंटा बाद कीटनाशक, ठीक है, 6 घंटे बाद कीटनाशक की 10 मिलीलीटर दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाएं एवं छांव में ही सूखने दें। इसके 6 घंटे बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। राइजोबियम कल्चर के पैकेट पर लिखे निर्देश के अनुसार ही उपचारित करें। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। अब हम देखेंगे बेसिकली अन्य फसलों, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है उपचारित करें। ठीक है, अन्य फसलों को जिन्हें सिर्फ फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना है उसमें ऊपर बताई गई विधि द्वारा प्रयोग करें। अनेक फसलों जैसे कि आलू में कंद तथा गन्ने में फफूंदनाशक दवा के घोल में 10 से 20 मिनट तक डुबोकर तथा छांव में सुखाकर 24 घंटे के अंदर बुआई करनी चाहिए। अब चलिए हम देखेंगे भूमि की तैयारी कैसे करेंगे। ज्यादातर किसान इस कार्य को पूरी दक्षता से करते हैं। अलग अलग फसल के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह होती है कि पहले लगाई गई फसल के अवशेष दैट इज बचे हुए भाग, खरपतवार एवं अवांछित खरपतवारों को चुनकर हटा देना चाहिए। ये अनेक तरह के रोग एवं कीटों को आश्रय देते हैं और इनके वाहक हो सकते हैं, अतः उन्हें यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए बल्कि जला देना चाहिए। अब देखिए हमें बेसिकली खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कैसे करना चाहिए। उर्वरक की सही मात्रा जानने एवं उसके उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। ठीक है, मिट्टी जांच के लिए नमूने अप्रैल मई में इकट्ठे करने चाहिए। नमूने लेने की विधि भी निर्धारित है। इसमें ध्यान देने यह है कि यदि अच्छा परिणाम चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जगहों से नमूने लें। नमूने लेने वाली जगह ऐसी हो जहां खाद या उर्वरक न रखे जाते हो, पेड़ की छाया न पड़ती हो, जमीन समतल हो एवं मेड़ से कम आधा मीटर अंदर हो। ऊपरी सतह की घास छिलकर हटा दें एवं खुरपी से 6 इंच दैट इज 15 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 इंच गहरा एवं इतना ही लंबा चौकोर गड्ढा बना ले। ठीक है, अब उस गड्ढे की दीवारों से खुरच पौधों की अच्छी पैदावार के लिए 16 पत्तों होती है। तो हम क्या करेंगे, अब उस गड्ढे के दीवारों से खुरच कर, ठीक है, उस गड्ढे के दीवारों से खुरच कर नमूने लें एवं पॉलिथीन में जमा करते जाएं। फिर खेत से इकट्ठा किए गए नमूनों को मिलाकर छांव में फैलाएं। इसमें से कंकड़, जड़ों इत्यादि को चुनकर फेंक दें। फिर इसे अच्छी तरह मिलाकर गोलाकार में फैलाकर 4 हिस्सों में बांट दें। उसमें से 2 हिस्से पॉलिथीन में रखकर कागज पर डॉट पेन या पेंसिल से अपना नाम, पता, प्लॉट नंबर, पहले किए गए उर्वरक व्यवहार का ब्यौरा इत्यादि भी दें। इसके बाद ली जाने वाली फसल का नाम लिखकर कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय में जमा करें। ठीक है, अब देखिए पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कहने का मतलब है कोई भी पौधा की हम उपज अच्छी चाहते हैं, उसकी अच्छी वृद्धि हो, उसके लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से 3
इनमें से 3 कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल एवं वायु द्वारा स्वयं हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है इन 16 तत्वों में से 3 की पूर्ति तो स्वयं जल वायु से हो जाती है। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी पूर्ति जल एवं वायु द्वारा हो जाती है। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व की, कहने का मतलब है कुछ माइक्रो पोषक तत्व हैं जिनकी जरूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है और उसकी पूर्ति मिट्टी द्वारा हो जाती है। ठीक है, कुछ मुख्य अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, बोरॉन, आयरन आदि की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। यही कारण है कि मिट्टी की जांच आवश्यक है, ताकि हमको पता चल सके कि इन सभी चीजों का, इन सभी पोषक तत्वों को हम कितनी अमाउंट में हमें देना चाहिए। पहले प्रत्येक फसल में गोबर की सड़ी खाद दी जाती थी, जो कि मिट्टी की संरचना एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ ही अनेक पोषक तत्वों को भी उपलब्ध कराती थी। अब इसका अभाव देखा जा रहा है। जिन किसानों को प्रत्येक वर्ष गोबर की सड़ी खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है, वे कम से कम 2 या 3 वर्षों में एक बार अवश्य दें। उर्वरक के लिए किसान नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, पर पोटाश को भूल जाते हैं। पोटाश को बहुत कम ही लोग व्यवहार में लाते हैं तथा नाइट्रोजन यूरिया के रूप में अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। उर्वरक प्रयोग के समय ध्यान देने वाली बात, क्या प्रमुख बातें हैं हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग। हमें जितनी मात्रा में चाहे उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए, मतलब जितनी जरूरत है। फसलों पर किए गए अनेक अनुसंधानों के बाद कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उर्वरकों की मात्रा अनुशंसा की गई है। वह फसलों में पकने की अवधि, प्रजाति एवं मौसम के अनुसार निर्धारित है। अतः सिफारिश के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करने से अच्छी उपज ली जा सकती है। बहुत से क्षेत्रों में जिंक की कमी देखी जा रही है, अतः जिंक सल्फेट का प्रयोग, ठीक है, 6 फसलों में, अतः जिंक सल्फेट का प्रयोग आपको 6 फसलों में एक बार अवश्य करें। ठीक है, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसे किसी भी उर्वरक के साथ न मिलाएं। ठीक है, अब देखिए प्रयोग करने की उचित विधि क्या है। उर्वरकों में जिंक, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग जमीन की तैयारी के वक्त अंतिम जुताई के समय करें। नाइट्रोजन का प्रयोग संतुति के अनुसार आधी या 1/3 मात्रा बुआई के वक्त दें और शेष मात्रा को टॉप ड्रेसिंग के तौर पर दें। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंचाई के बाद नाइट्रोजन का प्रयोग शाम के समय करें। ज्यादातर देखा जाता है कि यूरिया का प्रयोग के बाद सिंचाई की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे यूरिया की हानि होती है। सही प्रकार के उर्वरक, अब देखिए हमें सबसे पहले उर्वरक जो दे रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, वो सही प्रकार की होनी चाहिए। उर्वरक खरीदते समय हम ध्यान दें कि क्या वो सही है या नहीं। एक और बात ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं। जैसे कि आप तिलहनी फसल लगा रहे हैं तो फास्फोरस उपलब्धता के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रयोग में लाएं। इससे पौधों को सल्फर भी मिल जाएगा। जब दलहनी फसल लाएंगे तो डीएपी का प्रयोग फास्फोरस उपलब्ध करने के लिए करें। दलहनों को अच्छी बढ़वार एवं फलन के लिए उच्च ग्रेड फास्फोरिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, बेसिकली कि हम इस जलवायु परिवर्तन के दौर में कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम उसके बावजूद भी अच्छी उपज ला सकते हैं। अब देखिए हम देख सकते हैं कि कुछ सावधानियां क्या है जो हमें बरतनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं सावधानियां, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले अनेक रोगरोधी पौध किस्मों का विकास हो चुका है। ठीक है, उनका ही चयन करना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरी खेती का मतलब है कि मेड़ पौधे, खरपतवार, अवांछित पौधों, फसल अवशेषों इत्यादि को नष्ट करना। ये सभी तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसमें। अगर आप चाहते हैं कि और इसे पढ़ना तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सावधानियां लिखा हुआ है यहाँ सावधानियां के नीचे, तो यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम देखते हैं नीचे। अभी तक हमने देखा उचित प्रयोग की विधि, सही प्रकार के उर्वरक। अब देखिए हम देखते हैं समय पर बुआई एवं उचित दूरी। तो अच्छी उपज के लिए यह भी जरूरी है कि किसी भी फसल की हम बुआई करना चाहते हैं तो उस फसल की बुआई समय पर हो और उनकी उचित दूरी पर बुआई करें, ताकि सभी को जो भी पोषक तत्व मिले उचित मात्रा में मिले उनकी विकास के लिए। अब देखिए हम देखते हैं समय पर बुआई अच्छी उपज के लिए अति आवश्यक है। इसके अनेक फायदे हैं। इससे कीट, व्याधियों एवं प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है। अनुकूल वातावरण में पौधों की बढ़वार और उपज अच्छी होती है। समय के पहले या बाद में बुआई करने से उपज में भारी कमी आती है। कभी कभी किसान समय पर बुआई नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे देर से खेत का खाली होना, पानी लगा रहना, खेत तैयार करने वाले साधनों की कमी इत्यादि कारण हो सकते हैं। ऐसे में
विलंब से बुआई करने के लिए बाध्य किसानों को बुआई के लिए उपयुक्त बीज प्रभेदों का चयन करना चाहिए। इससे उपज में ज्यादा कमी नहीं आती है। विलंब से बुआई के लिए उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। रबी में गेहूं की बुआई विलंब करने से, देरी से करने से मतलब रबी में गेहूं की बुआई देर से करने के लिए जीरो टील सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग उपयोगी पाया गया है। पौधों से पौधों तथा कतार से कतार की दूरी पर अनेक कार्य कृषि शोध संस्थानों, विश्वविद्यालय आदि में हो चुके हैं तथा दूरियां निर्धारित कर ली गई हैं। अतः पौधों को संतुलित दूरी पर ही लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। दूरी सही रहने पर पौधों को हवा, पानी, रोशनी तथा पोषक तत्वों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है उससे क्या होगा कि जो भी हम पोषक तत्व देंगे तो सभी को उचित मात्रा में मिलेगी। ठीक है। ज्यादा घना पौधा लगा देने से आपसी प्रतिद्वंदी बढ़ जाती है। कहने का मतलब अगर हम ज्यादा घना पौधा लगाएंगे तो कुछ भी हम पोषक तत्व देंगे तो क्या होगा, सभी को जरूरत है, तो बगल वाला पोषक तत्व सोचेगा कि हमें जितनी चाहिए उतनी मैं ले लूं, उसके बगल वाला सोचेगा कि मुझे जितनी चाहिए उतनी मैं ले लूं, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे पौधे कमजोर पड़ जाएंगे और उपज कम पड़ जाएगी। अब देखिए समय समय पे हमें निगरानी भी करनी पड़ेगी। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे सभी कृषक अवश्य करते हैं। कभी कभी एक दो पौधे आप देख सकते हैं रोगग्रसित हो या कीट से आक्रांत हो या खेत में एक दो खरपतवार दिखे तो उनकी अनदेखी कर दी जाती है। ठीक है। कहने का मतलब है किसान जब भी देखते हैं कभी कभी एक दो ऐसे खरपतवार हो या रोगग्रसित पौधे हो तो उनको किसान क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, एक ही दो तो है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक दो ही खरपतवार धीरे धीरे पूरे खेत पर फैल जाएंगे और अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। कीटों का कई जीवन चक्र एक ही मौसम में होता है, अतः वे 1 से 2000 की संख्या में पहुंच सकते हैं। ऐसे में रोगों को भी फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब चलिए हम देखेंगे फसल सुरक्षा। शुरुआत में ही इस पर हमें ध्यान दिया जाए तो बाद में परेशानियां कम होती है। फसल सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। ठीक है। सबसे पहले हमें खरपतवार पर नियंत्रण करना चाहिए। आप अपनी फसल की बहुत अच्छी देखभाल करते हैं और खरपतवार की देखभाल नहीं की जाती, फिर भी वे खूब पल बढ़कर फसलों की प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। उनमें अपनी आंतरिक शक्ति फसलों से ज्यादा होती है। ठीक है। फसलों को उपलब्ध होने वाले पोषक तत्वों, जो भी हम पोषक तत्व फसलों को उपलब्ध करवाते हैं जैसे हुआ जल, हवा, सूर्य प्रकाश इत्यादि मात्रा के, वो बड़े ही से उसका बहुत ही बड़ा पार्ट ये खरपतवार ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे फसल की उपज अच्छी नहीं होगी, उनकी विकास नहीं होगा, फसल को अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं ये। ठीक है। तो इसलिए हमें इस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कीट व्याधि नियंत्रण। कहने का मतलब है कीट व्याधि द्वारा कुल फलों उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। ठीक है। अतः इसे हम क्या करेंगे, उपयुक्त समय, विधि एवं सही देखभाल द्वारा घटाया जा सकता है। यहाँ पे अवरोधी किस्म का चयन, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, बीज उपचार, साफ सुथरी खेती, रोगग्रस्त पौधों को नष्ट करना, ये सभी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इससे बच सकते हैं। अब देखिए चूहा से हम कैसे रक्षा करेंगे। चूहे खेतों एवं खलिहानों में फसलों में बहुत हानि पहुंचाते हैं। उनके नियंत्रण के लिए सामूहिक रूप से अभियान चलाने की आवश्यकता है। समय समय पर खेतों का गहन निरीक्षण करें, चूहों के जीवित बिलों को पहचानें। इसके लिए दिखने वाले सभी बिलों को मिट्टी से बंद कर दें। पुनः दूसरे दिन जाकर उस बिलों का निरीक्षण करें। खुले पाए गए बिलों को फिर जीवित अगर पता चला चूहा तो फिर उस बिल को आप बंद कर दें। ठीक है। और एक और दवा क्या है, उसमें चूहे मारने वाली दवाएं खाद्य पदार्थों में मिला कर दें। ठीक है। जहां जहां बिल है, जहां जहां भी चूहे की बिल है वहां पे चूहा मारने वाले दवा को खाद्य पदार्थ में मिलाकर डाल दें। जैसे वारफेरिन दवा के एक भाग में 19 भाग अनाजों के टुकड़ों के साथ थोड़ी तीसी तेल मिलाकर बिलों में रख दें। वारफेरिन दवा के गंधहीन होने के कारण मतलब इनमें कोई गंध नहीं होता है, कोई भी बदबू नहीं देते हैं, और इस गंधहीन होने के कारण चूहे इसे आसानी से खाते हैं और खाकर मर जाते हैं। चूहे खाकर रबी खाद्यान्न फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। अब देखिए कटाई। फसल की बुआई की तरह कटाई भी उचित समय पर करनी चाहिए। कटाई के समय साधारणतः श्रमिकों की समस्या आती है। इसके लिए कटाई के यंत्रों का उपयोग कर समस्या से कुछ हद तक निदान पाया जा सकता है। कटाई के बाद फसल को जल्द से जल्द अपने खेतों से खलिहानों में पहुंचाया जाए। ठीक है। तो आज बेसिकली हमने देखा
कि बेसिकली इस जलवायु परिवर्तन के समय में वो कौन कौन से तरीके हैं जो कि जलवायु परिवर्तन होने के बाद भी हम उसमें अच्छी उपज ला सकते हैं। तो हमने आज वो सारी प्रोसेस देखा, सारी विधियां देखी, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से कैसे लड़ सकते हैं किसान, वो आज हम देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इस एग्रीकल्चर के वीडियो सीरीज में और भी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।